हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मैथमेटिकल नॉलेज। हम आपके लिए लेके आए हैं मॉडल पेपर का कुछ क्वेश्चनों का सॉल्यूशन जो आपके आने वाले 17 फरवरी से जो एग्जाम स्टार्ट हो रहा है उसमें काफी मदद करेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेसन। आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, 92/115 मतलब 92/115 का सरलतम रूप क्या है आपको ये बताना है। तो लिखा हुआ है तो 92/115, ठीक है ना। तो 92/115 को आपको क्या करना है, सरलतम रूप लिखना है। देखिए तो सरलतम रूप करने का मतलब जितना इसको हम छोटा कर सके, तो 92/115 को जितना हम छोटा कर सके उसको हम लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए ये जो 92 है, अब इसको कैसे हम काटे कि छोटा हो। देखिए इसको कुछ नहीं करना है आपको, सिर्फ 23 के पारा में देखिए 4 बार में काट लीजिए, 23 के पारा इसको 5 बार में काट लीजिए और ये किसी के पारा में नहीं लगेगा, 23 से ही लगेगा, इसलिए इसका 4/5 आपका सही आंसर हो जाएगा 4/5। क्लियर है। सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, बोल रहा है दो परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्याएं हो सकती है। तो याद रखिए कोई भी दो परिमेय संख्या ले ले तो इसके बीच में हम अनंत परिमेय संख्या निकाल सकते हैं। याद रखिएगा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है। तो किस दशमलव प्रसार करने का मतलब हुआ कि जो पॉइंट के बाद जो अंक आता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए पॉइंट के बाद जो अंक दशमलव प्रसार तभी शांत होता है, बहुत सिंपल सा इसका है रूल। इसको जब अगर हम कोई भी अगर भिन्न लेते हैं, भिन्न का अगर जो हर होता है वो अगर 2 और 5 की फॉर्म में आता है, ठीक है ना, मतलब बेस में अगर 2 और 5 आएगा तो उसको क्या होता है, तो प्रसार उसका दशमलव प्रसार शांत होता है। ठीक है, समझ में आ रहा है। जैसे कि अगर हम 88 ले ले, 7/88 है, इसको तोड़ेंगे क्या निकलेगा, 11 × 8 निकलेगा। तो इसका 11 हो गया, इसको हम लिख सकते हैं 2 का क्यूब, लेकिन 11 को तो हम 5 में नहीं चेंज कर सकते, इसलिए 2 और 5 की फॉर्म में नहीं आया तो मतलब कि ये नहीं होगा शांत। फिर ये 210 है, इसको क्या लिख सकते हैं हम, तो सबसे पहले इसको तोड़ लीजिए, 21 × 10 में बहुत सिंपल फॉर्म में टूट गया, 21 21 नहीं आता, 210 होता है। अब यहाँ पर देखिए इसको लिख सकते हैं 7 × 3, है ना। इसको क्या लिख सकते हैं 5 × 2। तो यहाँ पे 5 और 2 तो मिल गया, लेकिन साथ में 7 और 3 भी आ गया, चूंकि हमको चाहिए नहीं 7 और 3, इसलिए ये भी क्या हो जाएगा, नहीं होगा। बातें देखिए 1600 में, 1600 को कैसे तोड़ सकते हैं, सबसे पहले इसको तोड़ लीजिए आप, 16 × 100 में आराम से टूटेगा। अब 16 तो आप जानते हैं कि 2 की पावर 4 हो सकता है इसको, मतलब कि अगर 2 को 4 बार गुना करें तो 1600 आ जाएगा, ठीक है। अब 100 को तोड़ते हैं, 100 को देखिए तोड़े क्या लिखेंगे, सबसे पहले 25 × 4 लिख सकते हैं ना आराम से। अब ये देखिए ये हो गया 2 की पावर 4, ठीक है, 2 की पावर 4 हो गया। ये 25 है, इसका मतलब कि 5 की पावर 2 लिख सकते हैं, 5 का स्क्वायर। ये कितना है तो 4 है, तो इसको लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर। आप पढ़े हैं असल में क्या है, तो बीच में गुना का साइन है। आप जो है 7 8 में पढ़ चुके हैं कि अगर कोई दो संख्या बीच में अगर बेस सेम रहे तो पावर क्या, तो जुड़ जाते हैं। तो हो जाएगा 2 की पावर 4 यहाँ, 2 यहाँ, 2 की पावर 6 इंटू 2 की पावर कितना हो जाएगा 5, आई मीन 5 पावर कितना हो जाएगा 2, ठीक है ना। तो ये 5 का स्क्वायर 2 और ये 2 की पावर 6, ये 2 और 5 की फॉर्म में आ गया कि नहीं आ गया, तो 2 और 5 की फॉर्म में आ गया, तो मतलब कि ये क्या है, शांत है। तो बिना भागा दिए बता सकते हैं कि शांत है कि अशांत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, बहुपद dy² + by + a कि शून्यकों का गुणनफल क्या होगा। तो शून्यकों का गुणनफल करने का मतलब कि अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है फॉर्मूला c/a। तो यहाँ पर देखिए c, तो c की जगह पे क्या दिख रहा है आपको, तो a दिख रहा है, और a की जगह पे क्या दिख रहा है आपको, तो d दिख रहा है। तो कुछ नहीं करना है, मान पुट कर दिए, सिर्फ c का वैल्यू कितना है a का वैल्यू कितना है, तो d है, तो a/d। जो a/d कहाँ दिख रहा है आपको, d नंबर दिख रहा है, हो गया आंसर। समझ में आ रहा है, बस मान पुट कर देना आंसर आ जाएगा। सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या बहुत बच्चों को बहुत कंफ्यूजन हो जाता है, लगता है कि सर 1 होगा, लेकिन 1 नहीं होगा, क्योंकि 1 नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसका डेफिनेशन क्या बोलता है कि वैसे अभाज्य संख्या से कहते हैं, तो वैसी संख्या जो 1 से और स्वयं से लगे उसको अभाज्य संख्या कहते हैं। इसलिए इसका स्टार्टिंग हो जाएगा कहाँ से होता है, 2 से होता है। याद रखिए अभाज्य संख्या 2 से शुरू होता है, ठीक है। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है यदि a बराबर bq + r, ठीक है ना, a बराबर bq + r जहां a और b धनात्मक पूर्णांक हो तो ये जो है 4 गो ऑप्शन में से कौन सा होगा, ये आपको बताना है। देखिए पहला ऑप्शन बोल रहा है r जो है बड़ा है b से, r मतलब ये रिमाइंडर, रिमाइंडर मतलब शेषफल। आप पढ़े फॉर्मूला, भाज्य बराबर क्या होता है ना, क्या होता है, भाजक होता है, गुना क्या होता है, भागफल होता है, और प्लस में क्या होता है, तो शेषफल होता है, ठीक है। यहाँ पर होता है भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस कितना, तो शेषफल। तो यहाँ पर आप देखिए कि हमेशा जो होता है भाजक जो होता है शेषफल से बड़ा होता है, भाजक जो क्या होता है शेषफल से बड़ा होता है। कैसे, अगर हमको छोटा सा एग्जांपल ले लीजिए, 2 का अगर हमको 5 से भागा देना है तो 2 के पावर में 2 बार लाएंगे 4, क्या बच जाएगा, 1 बच जाएगा। ये हो गया शेषफल, इसे कहते हैं भाज्य, ये हो गया भाजक।
अगर ये दो जो है, एक जो है यहाँ पे अगर 3 आ जाए, मतलब कि अगर बड़ा आ जाए, भाजक से क्या आ जाए, बड़ा आ जाए, तो एक बार लग नहीं जाएगा ये, एक बार तो फिर लग जाएगा, तो फिर बचेगा क्या, तो एक ही ना बचेगा। हमेशा याद रखिए शेषफल जो होता है छोटा होता है, भाजक से बड़ा नहीं हो सकता, भाजक से बड़ा हो तो फिर से लग जाएगा भाग से, ठीक है ना। इसलिए ये क्या होता है, शेषफल क्या होता है, छोटा होता है, तो ये तो पहला गलत हो गया आपका। फिर क्या बोलता है, आर जो है क्या है, तो 0 से छोटा है, 0 बड़ा है और आर क्या है, छोटा है, सिंपल से दिख रहा है आपको इसका मतलब। तो कभी भी शेषफल देखिए माइनस में नहीं आता, कभी लिखते हैं क्या -1 बच गया, -2 बच गया, ऐसा कहीं लिखते हैं क्या, नहीं लिखते हैं, तो ये भी नहीं होगा। बचा कौन, आर जो होता है छोटा होता है बी से, अभी तो कह तो रहे हैं कि आर जो होगा बी से छोटा होगा। ये आपका ए है, ये बी है, ये क्या है, क्यू है, ये क्या है, तो आर है। क्लियर है। इसको कहते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से लिया गया है इसको, ठीक है ना। तो आपका आंसर हो जाएगा आपका आर जो होगा छोटा होगा बी से। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बोल रहा है निम्नांकित में कौन परिमेय संख्या है, तो कौन परिमेय संख्या, सिंपल सा है, परिमेय संख्या पहचानना है आपको, ठीक है ना। तो ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल सकता है। परिमेय संख्या कहने का मतलब हुआ कि वैसी संख्या जो आपको बट्टा के रूप में रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए रूट में आ गया, तो इसमें नहीं होगा, ये 4 + √3 नहीं होगा, √7 भी नहीं होगा, √8 भी नहीं होगा, ठीक है ना। ये देखिए यहाँ पर जो है बचा कौन, अगर आपको सीधे देखना है तो सीधे आपका आंसर मिलेगा, 3 को तो एलिमिनेट कर दिए आप, 3 को नहीं होता, चौथा होगा ही होगा। अब यहाँ पे जिसको इसको भी समझ लीजिए क्यों होगा, √5 से √5 कट जाएगा, क्या बच जाएगा आपका 6 आंसर हो गया, ठीक है ना। 6/1 लिख सकते हैं इसको आराम से, ये परिमेय हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। द्विघात x² + 12x + 35 बहुपद के शून्यक है, ठीक है ना। इतना कि जो है शून्यक आपको बताना है क्या होगा, तो x² + 12x + 35 यही ना है। देखिए इसको लिखते हैं, आराम से लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, x² + 12x प्लस कितना, तो 35। यहाँ पर देखिए इसको हम आराम से बना सकते हैं, इसका तरीका बहुत सिंपल होता है। x² को हम क्या करेंगे, 35 से गुना करते हैं, आगे वाले को पीछे वाले से गुना किया जाता है। जब गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा मेरे पास, 35x², ठीक है। अगर ये गुना करने प्लस में आ रहा है, देखिए प्लस में आ रहा है ना, माइनस में आ रहा है तो माइनस लिखते हैं, यहाँ पर नहीं लिखे तो मतलब प्लस में आ रहा है, तो बीच वाला को आप जोड़ के ले आइए, ठीक है। तो वैसा कोई दो संख्या सोचना है कि जिसको जोड़ने में 12 आ जाए और गुना करने में कितना आ जाए, 35 आ जाए। तो झट से आपका दिमाग काम करना चाहिए, आपको एग्जाम का टाइम आ चुका है, क्या, तो 7 और 5, 7 और 5 को अगर हम जोड़ते हैं तो 12 आ जाएगा, और 7 5 को गुना कर दे तो 35 हो जाएगा। तो बस कुछ करना नहीं है आपको, x² है यहाँ पर 35 है, लिख दीजिए, और यहाँ पे क्या करना है, तो 7x प्लस कितना, तो 5x कर देना है। 7 और 5 को जोड़ेंगे तो 12 हो जाएगा, 7 बचे 35, x² भी आ जाएगा मेरा। अब ये दोनों में क्या कॉमन है, तो x कॉमन हो जाएगा, तो x प्लस कितना, तो 7। यहाँ पे ये दोनों में क्या कॉमन, तो 5 कॉमन हो जाएगा, x प्लस कितना, तो 7। बोलिए कोई दिक्कत। अब देखिए ब्रैकेट के अंदर सेम सेम मिल रहा है, 1 ओम ले लेंगे, और ब्रैकेट के बाहर वाला जो है x + 5 इसको एक ब्रैकेट में कर दीजिए। यहाँ पर देखिए x + 7 = कितना, तो 0, इधर x + 5 = कर लीजिए 0, x बराबर आ जाएगा कितना, -5, ये x बराबर क्या आ गया, तो -7। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, देखिए ऑप्शन दोनों धनात्मक, दोनों तो धनात्मक आया नहीं, दोनों बराबर भी नहीं है, दोनों ऋणात्मक, हाँ दोनों ऋणात्मक है, तो आपका बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। बोला निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है, फिर सही सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको पहचानना अपरिमेय है कि नहीं। तो जो रूट में रह जाए वह अपरिमेय होगा, जो रूट से बाहर आ गया वह परिमेय होगा। अभी देखिए 121 तो 11 का स्क्वायर होता है ना, फिर रूट अंडर स्क्वायर रूट कट जाएगा, ये भी किसका होता है, तो 14 का स्क्वायर होता है, ये भी स्क्वायर रूट कट जाएगा, ये 27 आ गया, तो 27 तो होता किसी का स्क्वायर होता नहीं है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, √27 है, इसको निकाल सकते हैं, निकालेंगे क्या निकलेगा, 9 × 3 लिखेंगे, ठीक है ना। तो ये यहाँ पे जो रूट है 9 से जो निकल जाएगा रूट से, लेकिन ये अंदर आ जाएगा, 3√3 हो गया, और ये कितना होता है, 17 का होता है, 17 का स्क्वायर रूट कट जाएगा, तो मतलब ये जो आपका क्या रूट में रह गया, ये आपका अपरिमेय हो गया। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर क्वेश्चन है कि बहुपद 5y² -25 की शून्यक है, तो 5y² -25 के शून्यक आपको निकालना है, तो बहुत सिंपल तरीका है इसको निकालने का, 5y² -25 इक्वल टू कितना कर लीजिए, 0 कर लीजिए, तो 5y² इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो 25, ठीक है ना। तो ये जो है 5 के बारे में सामने सामने काट सकते हैं आप, कितना वाले 5 बार में कटेगा, और नहीं तो आप नीचे ला के काट सकते हैं, 5 के बारे में 1 बार में, 5 के बारे में 5 बार में, तो y² का वैल्यू कितना आ गया 5, इसलिए y इक्वल टू हो जाएगा कितना, तो रूट अंडर कोई स्क्वायर है तो क्या चलेगा, रूट चलेगा, ठीक है ना। तो √5 आ गया। अब रूट में आप जानते हैं कि प्लस और माइनस दोनों होता है, तो यहाँ पे +√5 -√5 दोनों आपको ऑप्शन दिख रहा है, सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की।
नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि द्विघाती बहुपद के शून्य का योग तथा गुणनफल क्रमशः 3 और -40 है तो द्विघात बहुपद होगा। देखिए इसका सिंपल सा एक फार्मूला होता है, ठीक है ना, उस पर फार्मूला पुट कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। द्विघात बहुपद निकालने का फार्मूला होता है x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ करने आपको एक्स स्क्वायर कर लीजिए आप माइनस अल्फा प्लस बीटा मतलब शून्यकों का योगफल, तो शून्यकों का योगफल कितना है तो 3 है। कितना दिख रहा है आपको, 3 दिख रहा है ना, बस 3 रखिए। यहाँ पे x क्या हो जाएगा इंटू प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना तो -40 है, इसको ब्रैकेट में रख लीजिए। चलिए आगे की प्रोसेस करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस को 3x से गुना कर देंगे, -3x हो जाएगा, प्लस और माइनस क्या होता है माइनस, आपका ये आ गया -40। अब आगे क्वेश्चन एक्स स्क्वायर -3x -40। अब देखिए कहीं है ऑप्शन, देखिए फर्स्ट में तो दिख रहा है, ए नंबर हो गया आंसर। क्लियर है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। युग्म समीकरण x प्लस 2y इक्वल टू 4 और 2x प्लस 4y इक्वल टू 8 का हल है। आपको क्या करना है, दो समीकरण दिया गया है, आपको बताना है कि हल कितना निकलेगा। देखिए इसको बिना सॉल्व किए आप इसको हल निकाल सकते हैं, बता सकते हैं। इसका तरीका होता है, तरीका क्या होता है कि अगर दो समीकरण युग्म दिया रहेगा आपको, अगर समीकरण युग्म दिया रहेगा तो उसको अगर सॉल्व करना है, अगर आपको हल बताना है, चाहे रेखा बताना है कैसा, तो सब आप बता सकते हैं। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखिए, इस पर रट लीजिएगा, एग्जाम में से क्वेश्चन आता है हमेशा। a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2, ठीक है। अगर तीनों क्या हो बराबर हो रेशियो तो क्या होता है, अगर इसको पूछा जाए तो हल पूछा जाए तो इसका क्या हो जाएगा, तो अनेक हल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अनेक हल होता है, ठीक है ना। हल कितना हो जाएगा तो अनेक। और इसका अगर रेखा पूछा जाए कि रेखा इसका आलेख कैसे बनेगा तो संपाती बनेगा, इसके ऊपर ओवरलैप कर जाता है, इसी के ऊपर ओवरलैप कर जाएगा, दोनों रेखा क्या होगा एक दूसरे पे चढ़ा रहता है, ठीक है। फिर देखिएगा दूसरा आता है a1 बाई a2 इक्वल टू नॉट b1 बाई b2 होता है, इक्वल टू नॉट b1 बाई b2, ठीक है। तो a1 बाई a2 इक्वल टू नॉट b1 बाई b2 अगर मिल जा रहा है आपको तो इसका मतलब है कि इसका जो हल होगा कितना हल होगा तो एक हल होगा। और इसका रेखा अगर आलेख पूछा जाए तो कितना हो जाएगा, तो ऐसा बनेगा, प्रतिच्छेदी इसको कहते हैं, क्या कहते हैं प्रतिच्छेदी। और लास्ट एक और इसका कंडीशन बनता है दो रेखा का, a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू नॉट c1 बाई c2, ठीक है। तो इसमें क्या कंडीशन होता है, जब ऐसा कंडीशन आएगा आपको अगर रेशियो निकालने के बाद बताएंगे अभी रेशियो निकालना कैसे निकलता है। तो अगर हम इसको रेशियो निकालते हैं, अगर ऐसा कंडीशन आता है तो कुछ नहीं करना है आपको, का जो हल निकलेगा आपको कितना हो जाएगा, तो कोई हल नहीं, इसका कोई हल नहीं, ठीक है ना, कोई हल नहीं होगा। तो इसका अगर रेखा पूछा जाए कैसे बनेगा, तो ये जो होगा समानांतर होता है। क्या होता है, समानांतर। देखिए ये कटा ही नहीं, जब कटा ही नहीं तो हल कहाँ से निकलेगा, ठीक है ना। और यहाँ पर देखिए कितना बार कट रहा है, कोई लिमिट नहीं है, ठीक है ना। ये जो है संपाती हो रहा है, जब संपाती तो आप बता नहीं सकते ना कितना बिंदु पे कट रहा है, जब नहीं बता सकते कितना बिंदु कट रहा है इसका हल भी कितना निकलेगा, अनंत निकलेगा, अनेक निकलेगा, जो कहिए। यहाँ पर एक बिंदु पे कट रहा है, इसका हल भी कितना होगा, तो एक होगा, याद रखिए सिंपल सा है। और यहाँ पे कट ही नहीं रहा तो इसका हल भी नहीं निकलेगा, समझ में आ रहा है। और इससे एक और क्वेश्चन पूछा जाता है संगत और असंगत, जिसका हल निकल रहा है तो ये दोनों संगत कहलाते हैं, ठीक है ना, और इसको असंगत कहते हैं, ठीक है। संगत समीकरण असंगत समीकरण, जिसका इसका हल निकलता है उसको संगत समीकरण कहते हैं, और जिसका हल नहीं निकलता है उसको असंगत कहते हैं। अब आपको ये जो अगर आप इसको दिमाग में रखिएगा तो सब क्वेश्चन जो है 100% पूछा जाएगा एग्जाम में, ठीक है। इसलिए एग्जाम के पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अब इसको हम समझते, इसको हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को, ठीक है। आपको इसको याद कर लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए बढ़ते हैं, इसको क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब देखिए यहाँ पर दिया हुआ है x प्लस 2y इक्वल टू कितना दिया है 4 और 2x प्लस 4y इक्वल टू दिया हुआ है कितना तो 8, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए a1 की जगह पे x का जो गुणांक है उसको a1 कहते हैं, ठीक है। तो a1 की जगह पे कुछ नहीं दिया हुआ तो आगे में क्या है तो 1 दिया, 1 तो सबसे गुना होता है, तो a1 आपको कितना हो गया तो 1। आपको फिर b1 निकालते हैं, b1 कितना हो जाएगा तो आपको y का गुणांक कितना है तो 2 है। फिर c1 कितना हो जाएगा तो अचर पद क्या है तो 4 है, ठीक है। फिर इसी तरह इधर आते हैं, इसका a2 कितना हो जाएगा आपका तो 2, b2 कितना हो जाएगा तो आपको हो जाएगा 4 और c2 हो जाएगा आपको कितना तो 8। और क्या करना है हमको रेशियो निकालना, रेशियो निकालने का तरीका बहुत सिंपल सा, भागा दे दीजिए आप। a1 बाई a2 निकालते हैं तो a1 बाई a2 निकालेंगे तो क्या आएगा 1/2 आएगा, ठीक है। फिर b1 बाई b2 निकालते हैं तो b1 बाई b2 निकालने का तरीका 2/4 कर दीजिए, 2 से 2 काटे, 2 के पारा में 1 बार है, 2 के पारा में 2 बार में आ जाएगा 1/2।
देख रहे दो क्वेश्चन सेम सेम आगे C1 व C2 देखते हैं। ये कितना आ रहा था 4/8 आ रहा है, इसको काट लीजिए एक बार में, कितना बार में 2 बार में, आगे 1/2। ये जो आया 1/2 1/2 1/2 मतलब क्या है, तो A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2, मतलब तीनों एक दूसरे क्या है बराबर है। अभी आपको जस्ट बताएं कि अगर तीनों क्या रेशियो बराबर आ जाए इसका हल कितना होगा, तो अनंत हो जाएगा। कितना हल होगा, अनंत। तो यहाँ पे अनंत वाला कौन दिख रहा है आपको, अनगिनत दिख रहा है ना, बस लगा लीजिए, अनगिनत अनंत एक ही चीज होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर देखिए क्या बोल रहा है, यदि बहुपद x² प्लस ax माइनस b के शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम हो तो b का मान होगा। व्युत्क्रम का मतलब समझते हैं, व्युत्क्रम का अर्थ होता है क्या, तो उल्टा। क्या अर्थ होता है, उल्टा। तो उल्टा करने का मतलब जैसे बोला जाए 5 का उल्टा क्या हो जाएगा, तो 5 का उल्टा हो गया 1/5। ठीक है ना, ऐसा नहीं समझे कि 5 का उल्टा जो होता है उल्टा होता है -5, ये -5 उल्टा नहीं हुआ इसका, 5 का उल्टा बोलेंगे तो क्या हो जाएगा 1/5। ठीक है, मतलब उल्टा करने का मतलब कि अगर कोई चीज को गुना कर दे उल्टा, अगर सीधा तो उसका वैल्यू 1 हो जाता है। कैसे, इसलिए क्या 5, अब इसका बोले उल्टा क्या हो जाएगा 1/5, देखिए गुना कर लीजिए क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। 1/2 ले लिए तो इसका उल्टा क्या होगा 2, इसको काट लीजिए कितना आ जाएगा 1। ठीक है, अगर कोई दो संख्या ले ले, एक सीधा है एक उल्टा है, तो उसको गुना करने पे क्या आता है, तो 1 आता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए करना कुछ नहीं है, आपको क्या करना है, आप दिया x² प्लस ax माइनस b के शून्य एक दूसरे क्या व्युत्क्रम है। तो मान लीजिए कि अल्फा जो है क्या है, तो बीटा का उल्टा है, अल्फा बीटा दूसरे का उल्टा है, तो अल्फा बराबर 1/बीटा। बोले कोई दिक्कत, तो यहाँ पर देखिए अल्फा इंटू बीटा हम निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, क्योंकि जो बटा में तो क्या होता है गुना हो जाता है ना, तो अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या आ गया 1। ठीक है, और यहाँ पर देख रहे फॉर्मूला हम जानते हैं कि अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है C/A। अभी आपको बताएं C/A होता है, तो यहाँ पे C की जगह पे क्या दिख रहा है, तो -b दिख रहा है, लिख दिए -b बटा a की जगह पे क्या दिख रहा है, तो कुछ नहीं दिख रहा है 1 दिख रहा है। क्या दिख रहा है 1, यहाँ लिख दिए 1 बराबर कितना, तो 1। अब किसका वैल्यू पूछ रहा है, तो v का वैल्यू पूछ रहा है, तो v बराबर हो जाएगा कितना, तो -1 हो जाएगा। क्लियर है, b बराबर क्या हो जाएगा -1, -b इक्वल टू 1, तो b इक्वल टू -1, -1 दिख रहा है आपको, लगा लीजिए। समझ में आ रहा है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे बोल रहा है कि द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, जहाँ a इक्वल टू नॉट 0, मतलब a जो है 0 के बराबर नहीं है, कि मूल वास्तविक नहीं है। यदि मूल बोल रहा वास्तविक नहीं है, तो मूल वास्तविक नहीं है, इसका कहने का मतलब हुआ कि जो d आपका जो होगा वो क्या होगा 0 से अगर देखिए इसका 3 कंडीशन होता है, तीनों हम बता दे रहे हैं आपको। अगर d जो है 0 के बराबर होगा तो इसका अर्थ होता है कि मूल वास्तविक होगा और समान होगा। मूल क्या होगा, वास्तविक होगा, और प्लस में क्या होगा, तो समान होगा। ठीक है ना, अगर d जो होगा 0 से बड़ा हो गया, क्या है d अगर 0 से बड़ा, d को कहते हैं विवेकतर, विवेचक भी कहते हैं इसको, d अगर 0 से बड़ा हो गया तो आपका मूल वास्तविक होगा तब भी, और क्या होगा असमान निकलेगा। ठीक है ना, और एक थर्ड कंडीशन होता है कि अगर d जो हो जाए 0 से छोटा हो जाए, अगर 0 जो क्या हो जाए बड़ा हो जाए और d क्या हो जाए छोटा हो जाए, तो इसका जो होता है अवास्तविक होता है, अवास्तविक होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखिए मूल वास्तविक नहीं है, तो मतलब क्या है अवास्तविक है, और d को ही कहते हैं, इसका फॉर्मूला होता है b² माइनस 4ac। b² माइनस 4ac क्या होना चाहिए, 0 से छोटा होना चाहिए, तो यहाँ b² माइनस 4ac करने का मतलब कि अवास्तविक लाना, मतलब कि इस कंडीशन में आना चाहिए, है ना, 0 बड़ा हो और d क्या हो छोटा हो। तो यहाँ पर देखिए कहाँ दिख रहा है आपको, देखिए यहाँ पे सबसे पहले इसको आते हैं, ठीक है, तो b² माइनस 4ac क्या है, तो 0 से बड़ा है, ये तो वास्तविक हो गया। फिर यहाँ पे ये तो कुछ होता नहीं, ये तो छोड़ दीजिए इसको, यहाँ पे आइए b² माइनस 4ac बराबर क्या है, तो 0, तो वास्तविक हो गया। अगर 0 आ जा रहा है तो भी वास्तविक होगा, अगर d बड़ा हो जा रहा है तो भी वास्तविक होगा, लेकिन अगर d जो है छोटा हो गया किससे 0 से, तो ये आपको क्या हो जाता है अवास्तविक हो जाता है। सिंपल सा याद रखना है, अगर 0 से छोटा हो गया तो 0 से कम है तो क्या है, मतलब माइनस में है तो अवास्तविक है, और ये जो क्या है प्लस में है, 0 से बड़ा है चाहे 0 है तो प्लस में है, एक तरह से याद रखने का तरीका बता रहे हैं, एक तरह से याद रखिए कि वास्तविक होगा। ठीक है, 0 है चाहे 0 से बड़ा है वास्तविक, 0 से छोटा हुआ तो अवास्तविक, बस बात खत्म। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यदि अल्फा और बीटा समीकरण 2x² माइनस x माइनस 6 बराबर 0 के मूल हो तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। देखिए बार बार क्वेश्चन आते रहता है, ठीक है ना, इसलिए आपको इसको बनाना बहुत जरूरी है। तो अल्फा और बीटा क्या इसके मूल हो ना, सबसे पहले निकाल लेते हैं हम। ऐसे देखिए अल्फा, एक इसका दो तरीका, एक तो लॉन्ग बना सकते हैं आप कि अल्फा बीटा निकाल लीजिए इसको समीकरण को सॉल्व करके, और सॉल्व करने के बाद उसका मान यहाँ पुट कर दीजिए और उसको बना लीजिए। और दूसरा तरीका ये है
इसको आप निकाल देखिए, पहले इसी को हम सॉल्व कर लेते हैं। जब ऐसा क्वेश्चन दिया तो इसको आप सॉल्व कीजिए, क्योंकि आपको ऑब्जेक्टिव बनाना है तो देखेगा नहीं प्रोसेस, लेकिन आपको सही तरीके से आना चाहिए। शॉर्ट तरीका भी सीख लीजिए। 1/α प्लस 1/बीटा, यही ना है। देखिए अल्फा और बीटा का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, अल्फा इंटू बीटा। आपको मालूम है अगर कोई दो संख्या का एलसीएम नहीं निकलता तो गुना कर देते हैं, तो गुना कर दिए। अब अल्फा को अल्फा से भागा देंगे तो अल्फा कट जाएगा, इसी तरह करते हैं ना, नीचे वाले को एलसीएम से भागा दिया जाता है, जितना आता है उसको ऊपर वाले से गुना कर देंगे, क्या बचेगा, बीटा। अल्फा इंटू बीटा को अगर हम अल्फा से भागा देते हैं, अल्फा अल्फा कट जाएगा, क्या बच जाएगा, बीटा। तो बीटा को 1 से गुना करते हो जाएगा बीटा, अब प्लस बीटा को अगर इससे भागा दिया तो बीटा बीटा कट जाएगा और अल्फा बच जाएगा, अल्फा को 1 से गुना करते अल्फा हो जाएगा, है ना। तो ये आ गया अल्फा प्लस बीटा ऊपर में, नीचे में क्या गया, अल्फा इंटू बीटा। अब फॉर्मूला पुट कर दीजिए आप, आराम से बन जाएगा। अल्फा प्लस बीटा क्या कहता है, बराबर कहता है माइनस बी बटा में ए। तो यहाँ पे आपको बी के जगह पे क्या दिख रहा है, तो 1 दिख रहा है, ठीक है ना, -1 दिख रहा है। सबसे पहले माइनस लिख दिए, फार्मूला वाला माइनस, और बी में भी दिखा तो -1, एक्स का गुणांक हो गया, बटा में कितना, तो ए कितना दिख रहा है आपको, 2 दिख रहा है। ये हो गया आपका माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, ये हो जाएगा 1/2। ये हो गया आपका अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू। फिर आगे अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा क्या करता है, तो सी बाई ए करता है। तो सी कितना है आपका, तो -6 दिख रहा है ना। सी है कितना, तो -6, तो -6 बटा में कितना, ए कितना लेना है, तो 2 लेना है, 2 ले लीजिए, काट लीजिए, सो कट जाएगा 2 के पारा में एक बार, 2 के पारा में 3 बार में, आगे कितना, तो -3। अब यहाँ पे क्या कर दीजिए, मान आप पुट कर दीजिए, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है, तो 1/2 बटा अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना है, तो -3। कुछ नहीं, इसके क्या है 1, तो बटा का नीचे बटा, तो ऊपर जाके क्या होता है सटा, इसको पलट दीजिए आप, तो 1/2 इंटू क्या हो जाएगा, ये जो होता है सबसे ऊपर वाला होगा 1 और सबसे नीचे वाला से गुना हो जाएगा और बीच वाला आपस में गुना हो जाता है, ठीक है, याद रखिए -3। तो जगह -1/, कितना, तो 6, 2 दिया कितना 6, तो -1/6 दिख रहा है आपको, यहाँ दिख रहा है, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है एपी दिया हुआ है, एपी का -3, 4, 11, 18 और आगे करके बोल रहा है 21वां पद आपको ज्ञात करना है। तो एपी समांतर श्रेणी समझते हैं आप। आपको सबसे पहले इसका फॉर्मूला याद होना चाहिए, आपका आराम से बना लीजिएगा। देखिए यहाँ पर बोल रहा है Tn बराबर, सबसे पहले फॉर्मूला होता है a प्लस n-1 और इंटू क्या होता है d। तो समझ लीजिए Tn हो गया पद, a हो गया पहला पद आपका, d हो गया वो सर्वांतर, जितना जितना आपको डिफरेंस होता है, जैसे इसमें कितना डिफरेंस, इसमें कितना डिफरेंस, n हो गया नंबर, जितना नंबर का आपको निकालना है। तो Tn हमको निकालना है कितना, 21 निकालना है, तो T21 लिख सकते हैं यहाँ पे हम। a का वैल्यू कितना है आपको, तो -3 है, लिख दिए -3, प्लस n कितना, तो 21 बोल रहा है ना, तो 21 और माइनस कितना 1 इंटू डी कितना, तो डी निकालने का तरीका क्या होता है, सिंपल सा होता है, सेकंड वाले में से फर्स्ट वाला घटा लीजिए, थर्ड वाले में से सेकंड वाला घटा लीजिए, जैसे कर लीजिए आपका डी निकल आएगा। तो डी निकालते 11 में से 4 घटा लीजिए, कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो डी कितना हो गया 7, यहाँ पुट कर दीजिए 7 का वैल्यू, तो हो गया कितना -3, 21 में सही जाए कितना बचेगा, तो 20 गुना कितना, तो 7, ठीक है। तो इसको कर लीजिए कितना -3, क्या सबसे पहले आप बड़मास को आना चाहिए आपको, पहले क्या होगा गुना होगा, तो 20 से कितना होता है 7 दूनी 14, तो हो जाएगा 140। इसमें क्या करेंगे -3 हम माइनस कर देंगे, तो माइनस करने पे के बाद आ जाएगा कितना, तो 137 आ जाएगा आपको, 137। तो 137 आपको दिख रहा है, तो यहाँ दिख रहा है, तो डी हम लगा लिए, बोली कोई दिक्कत। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। देखिए यहाँ पर दे रहा है एपी, एपी का बोल रहा है क्या, 80 है, 76 है, 72 है, 78 है, कौन सा पद 0 है। आपको टीएन दे दिया यहाँ पर, ठीक है ना, टीएन कितना दे दिया, टीएन दे दिया आपका 0, आपको बताना कौन सा पद, मतलब कि एन निकालना है आपको कितना होगा, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेगा। इसका फॉर्मूला सिंपल सा है, टीएन बराबर a प्लस n-1 इंटू डी, अभी तुरंत लिखे थे आपके सामने, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए टीएन, तो टीएन का वैल्यू यहाँ पे 0 रख लीजिए आप, ठीक है ना। ए हमको मालूम है कितना है, तो 80 है, पुट कर दिए, प्लस में n-1 हमको n नहीं मालूम है, इनटू डी तो निकाल सकते हैं आराम से, कितना, तो 76 माइनस 80, तो 76 में से अगर 80 को घटाएंगे तो क्या बचेगा, 4 पर लिख देते हैं, क्योंकि 80 बड़ा है तो माइनस का साइन पड़ेगा, जो बड़ा उसका साइन पड़ता है, तो यहाँ पे -4 हो गया आपका, ठीक है। ये हो गया आपका 80 प्लस n-1, तो -4 को जब हम 1 से करेंगे तो हो जाएगा मेरा कितना, तो -4n होगा। अब -4 को जब 1 से गुना करेंगे तो मेरा हो जाएगा कितना, तो -4, आई मीन माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस, हो जाएगा +4, ठीक है। यहाँ पर आप देखिए करना कुछ नहीं है आगे। अब ये देखिए सबसे पहले 4 है प्लस में, और ये क्या है 80 माइनस में, यहाँ पे क्या बच रहा है 0 हो रहा है, लिख दे रहे हैं इधर 0 बराबर में
80 या 4 कितना 84 और माइनस कितना 4n। ये 84 ये देखिए माइनस में है, अगर इधर इधर भेज दे तो इसको बराबर की जब दूसरे साइड जाएगा तो जाएगा प्लस में। 4n इक्वल टू कितना 84, काट लीजिए 4 के बार में कितना मिलेगा 4 के बार में लगेगा 2 बार में कितना 8, ये कितना बार में 1 बार में, 4 के बार में 1 बार में कट गया। तो n का वैल्यू कितना आ गया आपका 21, मतलब कि 21वां पद अगर हम जाते हैं इस तरह 80 से 76, 76 से 72, 72 से 78, तो मेरा 21वां नंबर में जो पद आएगा वो 0 मिलेगा हमको। समझ में आ रहा है? चलिए ठीक है आगे बढ़ते हैं। बोला एपी का सामान्य पद 6 - 4n है तो इसका सर्वांतर होगा 6 - 4n आपको दे दिया गया है। आपको डी पूछ रहा है कि डी क्या होगा, तो डी का फॉर्मूला तो आप जानते हैं कुछ नहीं होता है, सिंपल सा सेकंड में से फर्स्ट घटा लीजिए, थर्ड में से सेकंड घटा लीजिए, मतलब लगातार कोई दो पद लेके अब पीछे वाले से आगे वाले घटा देते तो मेरा सर्वांतर आता है, जिसको डी कहते हैं। सबसे पहले हम पद निकालेंगे, अगर इसको हम T1 निकालना है हमको पहला पद, तो n का वैल्यू क्या रख दीजिए आप 1 रख दीजिए, तो 6 - 4 इंटू कितना हो जाएगा 1, तो 6 - 4 में क्या होगा 4, 6 में 4 घटे क्या बचेगा 2। T2 निकालना है हमको, उसी तरह करेंगे 6 - 4 इंटू n के जगह पे 2 रख दीजिए आप, तो कितना आ जाएगा 6, 4 2 कितना होता है 8, -8 इसको घटा लीजिए जाएगा कितना तो -2। ठीक है समझ में आ रहा है? अब हमको दो को पद आ गया तो हमको डी निकालना है, तो आगे कोई जरूरत नहीं आप सीधे निकाले डी, तो -2 T2 - T1 यही ना करेंगे, T2 लिख दिए कितना -2, फिर माइनस को साइन दे दिए और फिर T1 कितना है तो 2 है लग दिए, तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है, तो 2 2 कितना हो जाएगा -4, -4 आपको दिख रहा है कहीं दिख रहा है यहाँ, सी नंबर आपका ऑप्शन हो जाएगा। बोलिए कोई दिक्कत? बढ़ते हैं आगे। मूल बिंदु के नियामक है, मूल बिंदु का नियामक देखिए बार बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है मूल बिंदु का नियामक क्या होता है, याद रखिए मूल बिंदु का नियामक क्या होगा तो 0 0 होता है। ठीक है पूछा जाता है निर्देशांक मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होगा तो भी तो 0 0 ही होता है, निर्देशांक नियामक एक ही चीज होता है। समझ में आ रहा है? बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर देखिए क्या दिया है, यहाँ पर बोल रहा है त्रिभुज एबीसी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर, एबीसी जो है किसी समरूप है पी क्यू आर का, और क्यू आर बटा बीसी का वैल्यू दिया 2/3। सबसे पहले यहाँ को देखिए त्रिभुज बना लेते हैं, सबसे बना रहे त्रिभुज ए बी सी, एक और त्रिभुज बना रहे ए, बना ली ए बी सी, इसको बना ली पी क्यू आर। समझिएगा यहाँ पर क्या करना है आपको, सबसे बोल रहा है क्यू आर बटा बी सी, तो मतलब इसका क्यू आर इसका क्या BC, उसका रेशियो दिया हुआ है 2 का और इसका कितना 3 का। आपको बताना क्या है कि एरिया ऑफ त्रिभुज PQR का एरिया, ठीक है ना, और त्रिभुज एरिया ऑफ त्रिभुज ABC मतलब कि इसका एरिया, उसका रेशियो क्या होगा, इसका फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या कहता है पर में आपको पढ़ना है, समझे तो ये कह सकते हैं यदि कोई दो त्रिभुज समरूप है तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। ठीक है तो कहने का मतलब कि अगर एरिया ऑफ त्रिभुज हम निकालेंगे ABC का, ठीक है ना, एरिया ऑफ त्रिभुज ABC निकालेंगे और एरिया ऑफ त्रिभुज PQR निकालेंगे, इसका होगा अगर हम कोई भी संगत भुजा ले ले BC ले ले QR ले ले तो BC बटा QR होगा। ठीक है और उसका क्या होगा स्क्वायर होगा। ये आपको पढ़ना है लेसन 6 में। ठीक है कि किसी भी दो त्रिभुज अगर समरूप है तो जो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात उनके संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होगा। BC का संगत कौन QR, AB का संगत कौन होगा तो PQ, और AC का संगत कौन होगा तो PR होगा। क्लियर है? तो यहाँ पर देखिए क्या देते हैं PQR ABC, देखिए क्वेश्चन पलट दिया, क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंजिंग कर दिया क्या कि ABC को नीचे कर दिया PQR को ऊपर कर दिया है। ठीक है ना, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में आगे में दिया ABC और PQR, अब ये कंफ्यूज करने के लिए दिया जाता है, वहां पे आपको समझना बहुत जरूरी होगा कि यहाँ पे ABC आगे निकालना किसका PQR का ऊपर में रखना है और ABC को नीचे रखना है। ठीक है ना, तो QR बटा BC का यहाँ पे भी दिया है, इससे आप लिंक ले सकते हैं। QR बटा BC दिया ना, तो QR कितना है तो 2 है, BC कितना है 3 है, कुछ नहीं करना है आपको, तो भुजाओं का खाली स्क्वायर कर देना है। ठीक है तो QR का जगह QR बटा BC ये जो दिया हुआ है, और QR BC क्या होगा संगत भी होगा, तो यहाँ पे लिख रहे हैं QR बटा BC, और इसका क्या कर देना है आपको स्क्वायर कर देना है। स्क्वायर करने का मतलब ये कितना दिया हुआ है 2 बटा में कितना 3, इसका कर दीजिए स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9, तो 4:9 आपको अगर ऑप्शन दिख रहा है इसको लगा लीजिए, यहीं पे दिख रहा है। कभी आपको ऐसे करके भी रेशियो में दिया रहेगा ऑप्शन, ठीक है ना, जिससे कंफ्यूज नहीं होना है। 4/9 इसको ऐसे लिख सकते हैं आप। ठीक है चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो बिंदु R 0 6 और S जो है 8 0 को मिलान रेखाखंड के मध्य बिंदु का नियामक। यहाँ पर हम एक बिंदु लेते हैं R, इसका जो एक और जो है S है। ठीक है और इसके बीच में कोई बिंदु है जो मध्य बिंदु है, और इसी का आपको निर्देशांक निकालना है। तो मध्य बिंदु इसका देखिए क्या क्या दिया हुआ है, तो 0 दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है, ये दिया हुआ है कितना तो 8 दिया हुआ है और 0 दिया हुआ है। ठीक है
8 और 0 है, इसको मान लीजिए x1 है, ये हो गया y1, यह हो गया x2, ये हो गया y2। आपको निकालना क्या है, x और y। मानते हैं इसका यहाँ क्या हो गया, x और y। तो x निकालना है हमको, करेंगे कुछ नहीं, बहुत सिंपल था। मध्य बिंदु का x1 प्लस x2 दोनों को ऐड करके 2 से भागा दिया, हमको x निकालना है ना, तो x और x को लेके हैं चलेंगे, आंसर आ जाएगा मेरा। x आपका x1 कितना है तो 0 है, x2 कितना है तो 8 है, अब बटा में 2 कर दीजिए, तो 8 बटा 2 हो जाएगा, आ जाएगा कितना 4। पहला मेरा ऑप्शन आ गया 4। अब देखिए यहाँ पे, यहाँ से अगर देखना है तो सीधा आप देख सकते हैं x का 4 सिर्फ एक ही में आ रहा है, आपका आंसर क्या हो गया, यही हो गया। लेकिन फिर से आपको बता दे रहे हैं y निकालने के लिए, सिंपल सा है, y के लिए निकालने के लिए y को और y को लेंगे। यहाँ पे 6 दिख रहा है, यहाँ पे 0 दिख रहा है, तो 6 प्लस 0 बटा में कितना 2, y1 प्लस y2 बटा में 2। यहाँ पर देखिए हो जाएगा 6 बटा 2, काट लीजिए हो जाएगा 3, 2 के बारे में एक बार, 2 के बारे में 3 बार में, देखिए 4 और 3, x निकला 4, y निकला 3। अब जानते हैं आगे वालों को x कहते हैं, पीछे वालों को y कहते हैं। आपका आंसर हो गया 4 बटा 3। क्लियर है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। यहाँ पर है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। इसका फॉर्मूला होता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, तो यहाँ पे थीटा जगह स्टार्ट दिया है, दोनों सेम सेम मिल रहा है, आपको यही देखना है। तो साइन स्क्वायर 60 प्लस कॉस 60 इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। क्लियर है, इससे अगर आप पढ़े हुए हैं पूरा तो आप चेक भी कर सकते हैं कि हमको कितना क्वेश्चन बन रहा है, उसी टाइप को एग्जाम में ही बनेगा आपसे। अगर यहाँ पूरा बन रहा है तो इसका मतलब एग्जाम में ही बनेगा। देखिए यहाँ एबीसी त्रिभुज है, जिसमें डी जो है पैरेलल है बीसी के। एबीसी त्रिभुज बना लेते हैं पहले, ठीक है, ए बी सी। ठीक है, एबीसी एक त्रिभुज हो गया, इसमें डीई, एक डी है, रेखा है डीई समानांतर है किसके, बीसी के। ठीक है, डी समानांतर बीसी। एडी बटा डीबी, एडी बटा डीबी दिया है कितना 2 बटा 3। आपको बताना एई बटा ईसी, एई बटा ईसी क्या होगा। याद रखिए अगर कोई त्रिभुज है, ठीक है, उसको कोई अगर रेखा प्रतिच्छेद ऐसे समानांतर करे कि तीसरी भुजा के कोई भी एक भुजा के समानांतर हो, तो इस प्रकार जो बांटता है वो बराबर बराबर बांटता है, इसको कहते हैं थेल्सपर्म है। ये जो दोनों भुजाओं जो बच जाता है ना, उसको समान अनुपात में विभाजित करता है। तो यहाँ पे सिंपल बोला कि समानांतर है, जब समानांतर है तो इधर का 2 बटा 3 दिया, तो इधर का भी 2 बटा 3 ही निकलेगा, कुछ करना ही नहीं है इसमें, बहुत सिंपल क्वेश्चन। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। tan a बराबर 3 बटा 4, आपको बताना है cos a का मान क्या होगा। तो tan a बराबर 3 बटा 4। अब जानते हैं tan का फॉर्मूला क्या होता है, p होता है और b होता है, p बाई b, लंब बटा आधार। तो आप p की जगह पे 3 रख दीजिए, b की जगह पे क्या रख दीजिए 4 रख दीजिए। हमको क्या निकालना है, cos। cos में होता है क्या आता है, तो b आता है और h आता है, इन आता है b और h आता है। तो जब b और h आता है सबसे पहले हमको h निकालना होगा, तो फिर मान हम पुट कर देंगे। b तो हमको मालूम है 4, चलिए h निकालते हैं। h निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, रूट अंडर बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, चाहे पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो कहिए आप। ठीक है ना, इसको कहते हैं पाइथागोरस सूत्र। तो b कितना है आपका 4 है, तो 4 का स्क्वायर, p कितना है तो 3 है, 3 का स्क्वायर कर लीजिए आप। ठीक है, अंदर में होगा स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर देखिए 4 का स्क्वायर कितना 16 और प्लस 3 का स्क्वायर कितना 9, 16 9 कितना 25, और 25 किसका स्क्वायर होता है तो 5 का। तो आपका h कितना आ गया 5। यहाँ पर देखिए अब हमको जब h मालूम चल गया, हम क्या निकालना है cos a का मान। तो cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो cos a बराबर हो जाएगा आपका b बाई h। तो b कितना है, तो यहाँ पे मालूम है 4 है, और h कितना निकला मेरा 5। तो आपका आंसर हो गया 4 बटा 5। 4 बटा 5 दिख रहा है आपको, ये नंबर b नंबर हो गया आंसर। क्लियर है, अब देखिए अल्फा बटा 4 बराबर दिया 15। आपको बताना है 3 कोसेक अल्फा का वैल्यू क्या होगा। तो अल्फा बटा 4 का वैल्यू 15 है, लिखते हैं बटा पहले, अल्फा बटा 4 का वैल्यू कितना था 15। तो अल्फा बराबर कितना हो जाएगा, कोई चीज गुना में तो क्या भागा में क्या तो गुना हो जाता है। तो 15 से कितना हो जाएगा 60। तो मतलब कि अल्फा जब क्या रखना आपको 60 डिग्री रखना है। तो सबसे पहले दिया हुआ क्या है, तो √3 कोसेक अल्फा, है ना। तो यहाँ पर करना कुछ नहीं है आपको, √3 कोसेक 60 रख दीजिए, कोसेक 60 का मान। अब कोसेक 60 का मान क्या होता है ये तो याद रखना होगा आपको, अगर नहीं याद है तो फिर आपको नहीं बन पाएगा क्वेश्चन। कोसेक 60 देखिए साइन का उल्टा होता है कोसेक, तो साइन 60 का वैल्यू क्या होता है, इसका होता है √3 बाई, इसका क्या हो जाएगा तो 2 बाई √3। ठीक है ना, यहाँ पे √3 से क्या हो रहा है गुना हो रहा है, गुना हो रहा है ना, ये इसको काट दीजिए, क्या बच जाएगा आपको 2 आंसर हो गया। क्लियर है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर दिया हुआ है यदि 6 8 9 और x तथा कितना तो 13 का माध्य कितना है तो 10 है, तो x का मान निकालिए। माध्य देखिए बहुत सिंपल सा है, ये आपका
7 8 से पढ़ते आ रहे हैं आप, और 10th में भी हो सकता है एग्जाम में आ जाए ऐसे क्वेश्चन, मॉडल पेपर में ऐसे क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो करना कुछ नहीं है आपको, 6 8 9 x और 13 सबको ऐड कर देना है, जितना संख्या रहता है सबको ऐड कर देते हैं, और जितना संख्या रहता है गिन के उससे भागा दे दिया जाता है। ठीक है ना, आंकड़ों का योगफल बटा आंकड़ों का संख्या। ठीक है, बहुत सिंपल सा है। तो 6 प्लस 8 प्लस कितना है 9 प्लस x प्लस कितना 13, सबको ऐड कर दीजिए, कितना संख्या होगा 1 2 3 4 5, 5 से इसको भागा दे दीजिए। आपका माध्य देखिए दिया हुआ है कितना 10 दिया हुआ है, माध्य की जगह 10 पुट कीजिए, यहाँ पर 6 9 ऐड कर लीजिए 15, 15 8 कितना 23, 23 से 13 का ऐड कर लीजिए, तो 23 प्लस 13 हो जाएगा आपको कितना हो जाएगा कितना 36, अब प्लस कितना x तो 8 ऐड होगा नहीं इसके साथ, ये जो बटा में 5 है इसको अगर ऊपर भेज दें हम तो ये गुना हो जाएगा इधर, तो 10 बचे कितना हो जाएगा 50 बराबर कितना 36 प्लस x, ये जो प्लस में इधर आएगा तो माइनस में। ठीक है, यहाँ पर देखिए अब क्या करते हैं, इसको इधर ले आते हैं, 50 ये जो है प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में, इक्वल टू कितना तो x। ठीक है, 50 में 36 जाएगा, क्या बच जाएगा आपको 14, क्या बचेगा 14 बराबर क्या आ गया x, x का वैल्यू कितना आ गया 14, 14 दिख रहा है आपको, हाँ 14 लगा लीजिए। माध्य निकालना तो बहुत सिंपल है, 7 मिनट से पढ़ते आ रहे हैं आप। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसका वैल्यू निकालना है, तो निकालना बहुत सिंपल सा है, आपको फार्मूला पहले तो याद होना चाहिए तभी बनेगा, नहीं तो नहीं बन पाएगा। देखिए 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा फार्मूला याद रहेगा तभी ना बनेगा, फार्मूला देखिए होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या तो 1। अब तो यहाँ पे 1 होता है, अब हमको निकालना है कितना 1 प्लस tan स्क्वायर ना, तो इसको क्या कर दिए सिंपल सा, इसको इधर भेज दीजिए आप, तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, क्या हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा की जगह पे हम रख सकते हैं क्या तो सेक स्क्वायर थीटा रख दे रहे हैं, सेक स्क्वायर थीटा बटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, तो इसका फॉर्मूला होता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, क्या होता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो इसका वैल्यू जब 1 होता है तो यहाँ पे 1 प्लस कॉट स्क्वायर निकालना है हमको, तो कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो क्या 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, इसका लग दीजिए आप कितना तो कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पर देखिए क्या हो गया कोसेक स्क्वायर थीटा, अब सेक है बटा कोसेक है, आपको चाहिए आंसर के साथ तो tan में चाहिए, सेक में चाहिए, कॉट में चाहिए, चाहे -1 ऐसा ही आंसर चाहिए। अब इसको क्या करते हैं हम चेंज करते हैं, देखिए यहाँ पर सेक है, सेक को क्या लिख सकते हैं आप, तो सेक को हम लिख सकते हैं क्या तो हम लिख सकते हैं 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि सेक का उल्टा होता है कॉस। अब कोसेक को क्या लिख सकते हैं तो 1 बाई साइन लिख सकते हैं, तो 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा लिख दिए इसको। ठीक है, अब देखिए पलटेगा, आपको बताए थे ऊपर वाला सबसे ऊपर वाले से गुना होगा, बीच वाला आपस में गुना होगा, तो गुना कर लीजिए, तो साइन स्क्वायर गुना हो जाएगा 1 से, तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और बटा में क्या आ जाएगा तो कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा, तो साइन थीटा बटा कॉस, ये भी फार्मूला होता है tan स्क्वायर, tan थीटा होता है, तो यहाँ पे साइन स्क्वायर दोनों पे स्क्वायर, तो इसमें भी स्क्वायर आ जाएगा tan स्क्वायर थीटा, पहला ऑप्शन दिख रहा है आपको, क्लियर है, इतना प्रोसेस आपको जाना होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। ये आपको 0.5 उस पे क्या तो रेकनिंग है, बहुत सिंपल सा है, अगर 0.5 आपको सिर्फ मिल जाए तो होता है 5/10 होता है, लेकिन अगर 0.5 पर रेकनिंग आ जाए, पॉइंट आ जाए, तो इसका मतलब कि जो रिपीट होगा बार बार, इसका आंसर हो जाएगा 5/9। ठीक है, बोले कोई दिक्कत। इस प्रकार आपका जो क्वेश्चन आज का यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और शेयर करें कि ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट इसको देख सकें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको आप सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।